वेलकम बच्चों टू अनदर क्लास विद अस एट इजी केमिस्ट्री। आज जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सॉलिड स्टेट। और इसके साथ साथ ये भी याद दिला दूं कि हमारे नीट एग्जाम में अभी अब बहुत कम दिन बाकी हैं। आज 6 अप्रैल है, 7 मई को अपना एग्जाम है। सो अब जैसे मैं हर क्लास में ऑलमोस्ट रिपीट करता हूँ इस बात को कि दिस इज नॉट द टाइम टू डू एवरीथिंग इन डिटेल, दिस इज द टाइम टू डू एवरीथिंग स्मार्टली विद रिगार्ड्स टू एवरी टॉपिक। सो स्मार्टली करना जरूरी, एकदम चीजें अगर दिमाग में ना बैठे तो फिर उसमें दिक्कत है। हम लोग सब सुनते हैं कि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में देयर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। व्हाट इज अ सॉलिड? एनी केमिकल सब्सटेंस हैविंग द सेम शेप, रिजिडिटी एंड वॉल्यूम इज टर्म्ड एज सॉलिड। अब अगर मैंने यहाँ पे बोर्ड ले लिया, बोर्ड को शेप, साइज, रिजिडिटी विदाउट एक्सटर्नल फोर्स हम इसको चेंज नहीं कर पाते हैं। बट अगर मैंने यहाँ पे let's say any liquid, water, पानी लिया, पानी एक ग्लास के किसी और वेसल में ले लिया, उसमें आप देखो कि कोई एक्टिविटी मत करो, आप जस्ट लीव द ग्लास ऑफ वाटर इन अ रूम। 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, एक टाइम आएगा कि वो पानी आपका खाली हो जाएगा बिना आपकी किसी एफर्ट लिए हुए। तो जो ये इसका एक और एक्सप्लेनेशन ये है कि बोर्ड को अगर मैंने कहीं भी रखा तो वो इसी हॉरिजॉन्टल कंपोजिशन का रहेगा, रेक्टेंगल लेंथ बाय ब्रेथ, ये लेंथ होगा, ये ब्रेथ होगा, ये चेंज नहीं हो सकता। ये अगर मैंने इस बोर्ड को कहीं रखना है तो मुझे इस बोर्ड के हिसाब का जगह बनाना चाहिए पड़ेगा, तब ये फिट आएगा। ये अपना शेप चेंज करके उस छोटी सी जगह में नहीं फिट आ जाएगा। बट लिक्विड और गैस के साथ एक बहुत मेजर एडवांटेज ये है कि ये हमें जिस जगह पे इनको रखना है उस हिसाब से ये अपना शेप चेंज कर लेते हैं, उस हिसाब से ये मॉडिफाई खुद ब खुद हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ग्लास में रखा तो पानी मुझे को ग्लास में दिखेगा, चौड़े माउथ वाले वेसल में रखा तो वैसा दिखेगा, which means the shape and the rigidity of a liquid can or a gas can be changed automatically, but solid के लिए हमें उस हिसाब से जगह बनानी पड़ेगी। ओके, अब सॉलिड्स मेजरली दो दो टाइप के होते हैं। एक हो गया बच्चों एमोफस सॉलिड्स और एक हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का सबसे मेजर एग्जांपल मेरे हमारे पास NaCl क्रिस्टल्स। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मतलब ये है कि इनका जो एक अरेंजमेंट है, डेफिनेशन देखो एनसीईआरटी और किताब के, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर फैशन फॉर अ शॉर्ट रेंज आर अमोफस and are called amorphous solids. However, crystalline solids वो हैं the constituent particles are arranged in a regular fashion for a short and long range and they are termed as crystalline solids, which means कि NaCl की जो particles हैं, let's make it this way, इसकी एक शेप होती है और ये शेप सिर्फ शॉर्ट रेंज पे ही नहीं, ये लंबे मतलब लेट्स से 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो ऑफ NaCl को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे मास वाइज तो इसका जो शेप होगा वो सेम रहेगा, शेप चेंज नहीं होगा। जिस ऑर्डर में अरेंजमेंट है, मतलब अगर NaCl की बॉन्डिंग एक जगह है, इस तरह देखो, जैसे यहाँ पे बता रहा था Na और Cl का सिंगल बॉन्डिंग है, Na और Cl का सिंगल बॉन्डिंग अगर है तो सिंगल बॉन्डिंग ही रहेगा अगर यहाँ पे मैंने 2 एटम को टेस्ट किए हो या 100 एटम्स को टेस्ट किए हो, ये सिंगल बॉन्डिंग ही रहेगा। इसका ये अरेंजमेंट जो है चेंज नहीं हो सकता किसी भी हाल में। हाउएवर एमोर्फस सॉलिड्स जिसका कॉमन एग्जांपल AgCl भी है या फिर MnO। एमोफस सॉलिड्स जैसे डेफिनेशन भी बोलता है कि ये बस शॉर्ट रेंज के लिए ही एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट फॉलो करता है, व्हिच मींस कि बच्चों MnO अब देखो अगर मैं MnO का एग्जांपल ले रहा हूं तो यहाँ पे देखो बॉन्ड जो है नीचे की तरफ है, इसमें नीचे की तरफ है, बट इसमें ऊपर की तरफ आ गया ऑक्सीजन की तरफ बॉन्डिंग। तो इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर
या इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो थोड़े डिस्टेंस तक रहते हैं या थोड़े टाइम के लिए रहता है, उसको हम बोलते हैं अमोर्फस सॉलिड्स, और ये आइसोट्रोपिक इन नेचर। एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। आई एम श्योर कि इस टाइम पे आप लोग आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक का मुझे डिफरेंस नहीं बताने से यू विल अंडरस्टैंड, so we leave it at that term for now. Okay. अब इसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि केमिस्ट्री में भी we start off with atoms, उसके छोटे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस। So just like other subjects, science subjects, एटम का यहाँ पे सबसे एटम से भी छोटे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियस। और जो बोहर मॉडल ऑफ एटम्स था केमिस्ट्री में, वो बोलता था एवरीथिंग हैज टू बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ अ यूनिट सेल। विच मीन्स आप लोगों का ध्यान होगा तो कि जब भी हम कोई फॉर्मूला भी डिराइव करते हैं, वो फॉर्मूला भी हमारे लिए यूनिट पे आके रहता है। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर एग्जांपल, क्या बोला हमने कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर व्हेन द एटमॉस्फेरिक का जो हाइट है वो 1 किलोमीटर वर्टिकल टू अर्थ है। तो एनीथिंग दैट वी टेक is always and always as a unit. Okay, so अब देखो केमिस्ट्री में यूनिट का डेफिनेशन क्या है? The smallest 3D portion of a complex shaped lattice which when repeated over and over in a different direction produces a complete cell. Which means कि मेरे पास एक सेकंड है, okay, so the smallest portion of the smallest 3D portion of a complex space lattice. Okay, now जो हम लोग सॉलिड्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें दो तीन टाइप के स्पेसेस होते हैं। जैसे एक हो गया मेरा क्रिस्टलाइन हो गया, दूसरा हो जाएगा मेरा पेंटागोनल हो जाएगा। ओके, हाउएवर द स्मॉलेस्ट इस ये जो मेरा एटम का जो ये है, क्या नाम है, शेप है, इसका जो स्मॉलेस्ट 3D पार्टिकल होगा, मतलब यहां से मान लो एक छोटा सा पार्टिकल, इतना छोटा कि हम उसको विदाउट माइक्रोस्कोप या विदाउट एनी हाई पावर ग्लास में उसको देख ही नहीं पाएंगे। Of a complex space lattice which when repeated over and over in different directions produces a complete cell. Which means कि सेल जो यहाँ पे सबसे छोटा पार्टिकल, इसी को हम एडजेसेंट को ऊपर नीचे जिस तरीके से जोड़ते रहें तो एक मेरा कंप्लीट सेल जरूर बन जाएगा। और वही है यूनिट सेल। यूनिट सेल से हम लोग एक पूरा स्ट्रक्चर या एक सॉलिड का एलिमेंट बना देते हैं। तो सेल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 types: simple unit cell, body cover cell, face cover cell and center cell. Good to know information. Simple unit cell, जो यूनिट सेल्स हैं वो सारे के सारे सिर्फ कॉर्नर्स पे सिचुएटेड होते हैं। बॉडी कवर और बॉडी सेंटर, also referred to as BCC. This is also centered. It can be called referred to as FCC, ECC. Okay. नाउ सिंपल यूनिट सेल एक स्फीयर है जिसपे की जो यूनिट सेल्स हैं वो उस लैटिस के छह कॉर्नर्स पे है। बॉडी सेंटर सेल वो है जिसके केस में कि कॉर्नर्स पे तो है ही है, बट हर साइड ऑफ द लैटिस पे एक एक यूनिट सेल जरूर है। फेस सेंटर सेल जो है वो हर कॉर्नर में होने के बावजूद भी हर ऑपोजिट फेस पे, जैसे ये डायग्राम अगर देखोगे बच्चों तो मान लो कि यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, इस टाइप से। नाउ एंड सेंटर सेल ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे है, एज द नेम सेज। एंड गोइंग बाय द पास्ट पेपर्स हम लोगों को इनका डेफिनेशन नहीं आएगा। वी मे बी आस्क्ड टू pinpoint how much or what is the type of unit cell preparation. Okay, देखो बच्चों,
जब हम लैटिस की बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को देखते हुए हम लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर कोई भी चीज़ हमारे पास ये है, व्हाट वुड आई से, लेट्स से रिजिड है, तो डेफिनेटली इसकी जो पैकिंग है वो बेहतर हुई होगी। तो पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन किताब के हिसाब से इसका डेफिनेशन बताता हूँ। रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द यूनिट सेल दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। इसका मतलब सिंपल सी बात है, इसका मतलब यह है कि हम लोग अगर मान लो यहाँ पे एक लैटिस बनाया है मैंने ओके। अब पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा? रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द यूनिट सेल दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। यहाँ पे यहाँ 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 नीचे, हाँ ठीक, 8 कर देते क्योंकि सिंपल लैटिस है। ओके, अब इस केस में जो मेरे 8 लैटिस पॉइंट्स पे हमें यूनिट सेल दिख रहे हैं, इनका रेशियो ऑक्यूपाइड बाय द यूनिट सेल दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ये जो पूरा ग्रीन कलर से बना हुआ क्यूब है, इसका जो वॉल्यूम है उसका रेशियो होगा इनके साथ, इन 8 के वॉल्यूम को ऐड किया जाएगा और लेट्स मेक इट x, कंप्लीट सेल का ये वॉल्यूम एफिशिएंसी y, तो पैकिंग एफिशिएंसी वुड बी x by y। आई होप ये बात आपको समझ में आई हो। ओके, कंटिन्यूइंग फ्रॉम योर, कोऑर्डिनेशन नंबर पे बात आती है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इमीडिएटली एडजेसेंट टू ईच अदर इन क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस भी यही डायग्राम है बच्चों। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इमीडिएटली एडजेसेंट टू ईच पार्टिकल इन द क्रिस्टल लैटिस, व्हिच मींस कि यहाँ जो पार्टिकल्स हैं उस हिसाब से हम लोग इसका कोऑर्डिनेशन नंबर के फिर से 2 टाइप्स होंगे, जो लोअर एनर्जी बैंड या ऑर्बिटल में आएंगे, दे आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हाई, एक मिनट बच्चों ये इसका समझाता हूँ। हायर बैंड releases thermal energy। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इमीडिएटली एडजेसेंट टू ईच अदर इन द क्रिस्टल लैटिस इज टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। जिस एलिमेंट का जो अगर सिंपल क्यूबिक ये है शेप है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। बट यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर को खत्म करने से पहले मैं एक बार दोबारा दोहराना चाहूंगा। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ये 2 लेवल्स पे डिसाइड होते हैं। जो लोअर बैंड है, इनका जो लोअर एनर्जी है, वो मेरे को वैलेंस इलेक्ट्रॉन की इनकी वैलेंसी बताता है। लेट्स पुट इट दैट वे। अब लोअर का मतलब हो गया s ऑर्बिटल और ये हो गया मेरा p ऑर्बिटल। हम लोग ये जानते हैं कि जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं एलिमेंट्स के, उसमें से हमें थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा लिबरेट होती है। द रीजन वेरी सिंपली बीइंग दैट दे आर द हायर एनर्जी लेवल एंड इफ दे आर कैरिंग मोर एनर्जी, जिस एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट करेंगे वो अनस्टेबल होगा। अब आप बोलोगे सर वो अनस्टेबल क्यों हो जाएगा, उसके ज्यादा एनर्जी है। बच्चों उसका न्यूक्लियस जो है वो छोटा है, छोटे न्यूक्लियस में मैं ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करूंगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी, वो भागने दौड़ने के चक्कर में वो पूरे पूरे जो स्ट्रक्चर है वो टूट जाएगा। So going by that point, the higher bands relate to them as with the thermal energy. However, क्योंकि ये केमिस्ट्री है और यहाँ पे हर चीज रिएक्शन में होता है, और इसी वजह से हमें ये जानना जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन नंबर, वैलेंसी। आप जानते हो कि कार्बन मेरा सबसे फेवरेट केमिकल है या एलिमेंट है, तो इन सिचुएशन हमें ये जानना जरूरी है कि इसका वैलेंसी कितना होता है उस गिवन एलिमेंट का, ताकि हम लोग उसी हिसाब से रिएक्टेंस और ढूंढ सकें जो उसका रिएक्ट करके
हमें नया प्रोडक्ट देगा। सो जो मेरे लोअर एनर्जी बैंड्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स या उसमें जो प्रोटॉन्स की कमी होती है उस बेसिस पे हम लोग इसकी वैलेंसी डिफाइन करते हैं। ओके, सो दैट दिस वाज अ पार्ट ऑफ द बैंड थ्योरी जो हम कल कंप्लीट कर लेंगे अपने लास्ट क्लास में रिगार्डिंग सॉलिड्स। सो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि कल हम लोग सॉलिड्स को याद रखें, सॉलिड के कितने स्टेट्स हैं, कितने टाइप्स हैं, एमोफस एंड क्रिस्टलाइन, यूनिट सेल क्या चीज है, पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन क्या चीज है, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चीज है। कोई दिक्कत हो तो एज आई से कि कमेंट्स में जरूर लिखें, बट मुझे लगता है कि या तो आप लोग पूरा कंप्लीट करते नहीं है या नहीं तो आप लोग कमेंट्स में लिखने से डरते हैं। सो बच्चों, क्वेश्चन पूछना इज नॉट अ क्राइम, but not asking question is the biggest crime as a student that you would be doing. So kindly go through the video. कोई भी किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो उसको पोस्ट करें और आई बी हैप्पी टू रिप्लाई इवन मे बी मोर देन वंस। तब तक टेक केयर, स्टडी वेल एंड स्टे सेफ।